ओ ठीक, धन्यवाद। चालू तो था क्या? हाँ चालू, हाँ चालू चालू। हाँ फोन आया था, ठीक बंद कर। आप लोग ना ठीक 2 मिनट दोहरा लेने दो इसको। ठीक, क्या था? महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा? आरबीआई बैंक से लोन लेती है, लेकिन बैंक जो है आरबीआई को लोन क्यों दे जब वो क्या है, वो उसको कम इंटरेस्ट दे रहा है ना? बैंक वापस आरबीआई को रिवर्स रेपो में पैसे क्यों दोगे, ऐसे बोल रहा था। ठीक है, और समझ लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैं बताया था इसका कई रीजन है। पहली बात तो ये आपका क्या है, संस्थान को कैसी है, तो एक आपका मालिक आदमी है, इसी ने बैंक खोला है, तो सबसे पहले मान लीजिए जिसके पास 100 रुपए है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 के 100 रुपए उसको देने हैं। ठीक है, कुछ पैसे ये इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, चूंकि सेफ खेल रहे हैं, है ना, हमारे पास पैसे रहेंगे, सेफ हो जाएगा, तो सेफ खेलने के लिए पैसा दे दी। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो स्टॉक आपका जो क्या बता सेफ, हाँ सेफ वाला बता दिए। और उसके अलावा देखिए ये जो आरबीआई है, अगर बैंक इधर उधर ज्यादा करेगी तो एक ऑर्डर पास करके बैंक को बंद तक करवा सकती है। और रही बात महंगाई कम करने की, तो महंगाई कम करने के लिए सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, और भी तो विकल्प है ना, तो इससे भी तो इसको बढ़ा कर भी तो कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है ना, तो ये सब आप समझे। ठीक, बता दिया, माइक ऑफ था क्या, फिर उनको ऐसे फोन करके बता दूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, तो आज हम लोग क्या बात करना था? गरीबी से ठीक है, क्या देखना था हम लोग को? गरीबी। क्या हुआ आपको, क्या हो गया, कुछ याद आ गया क्या? हो गया, मैं फ़ोन करके बता दूंगा। ठीक है, ठीक, तो गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, क्या करना है अपने को समझना है, तो आप लोग बता देना ना। ठीक है, कोई तो आप ही में से कोई है जो फोन मेरे को क्या बोलते हैं कमेंट में मतलब डाउट पूछा था, अगर पता चले कौन है सखी सहेली, उसको बता देना यार ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात हुआ था। ठीक है, देखो तो हम लोग अरे मुद्दे पे आओ। ठीक, खत्म नहीं हो पाएगा नहीं, तो गरीबी और बेरोजगारी देखना है। ठीक है, तो देखो गरीबी क्या होती है, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, और बेरोजगारी तो आपके सिवा कोई समझ ही नहीं सकता है। तो मैं क्या ही बताऊँगा, हाँ थ्योरी वो थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक, कैसे देखो गरीबी क्या होता है, तो प्रचलित मूल्यों पर, जो सामान्य प्रचलित मूल्य है, उस मूल्य पर अगर कोई अपनी दैनिक उपभोग की चीज़ों को भी परचेस नहीं कर पा रहा है तो उसको गरीब कहेंगे। ठीक, और इस अवस्था को गरीबी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सामान्य प्रचलित मूल्य है, मान लो 10 रुपये की रोटी मिल रही है और 10 रुपये की आप रोटी नहीं खरीद पा रहे हैं, वो तो खरीद ले रहे हो। मान लो 200 रुपये का पिज्ज़ा मिल रहा है और 200 रुपये का पिज्ज़ा आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो समझिए आप गरीब हैं। ठीक, तो गरीब क्या होता है, तो ऐसे प्रचलित मूल्यों पर मतलब जो सामान्य मूल्य चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि महंगाई हो गई है, ज़्यादा महंगाई तो आप खरीद नहीं पा रहे ऐसे करके। जैसे जैसे मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गरीबी है, गरीब क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गया, तो वहाँ पर सामान्य लोग नहीं खरीद पा रहे। 400-400 किलो 500-500 किलो रुपये वो मिल रहा है आटा, तो लोग नहीं खरीद पा, वो तो अलग समझ में आता। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, सामान्य प्रचलित मूल्यों पर ध्यान देने जगह है ना, किस मूल्य पर? सामान्य प्रचलित मूल्यों पर, जो अपनी दैनिक उपभोग की चीजों को भी परचेस ना कर पाए, उसको हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? सामान्य प्रचलित अपने ठीक है, सामान्य प्रचलित मूल्यों पर अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त न कर पाना ही क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, वैसे भी डेफिनेशन आपसे पूछने वाला रहा है, पूछिएगा तो है नहीं।
है ना, डेफिनेशन थोड़े पूछे, वो समझने के लिए रहता है। ठीक, देखो तो इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले अच्छा प्रकार बता दे क्या, है ना, प्रकार ही देख लो पहले। गरीबी के प्रकार, गरीबी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है सापेक्ष गरीबी। कैसी गरीबी? ठीक। और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। कौन सी? निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। ठीक, देखो पहले निरपेक्ष देखो। देखो पहला तो जो मैंने बताया डेफिनेशन वही हो जाएगा। समान प्रचलित मूल्यों पर अगर कोई दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीद नहीं पा रहा है वो क्या है? गरीब है। ठीक है। और दूसरा गरीब वो होता है जो कंपेयर कर करके गरीब हो जाता है। ठीक, उसके पास अच्छा वाला सूट है, मेरे पास नहीं है, तो मैं गरीब हूँ। ठीक है, ऐसे तो वो गरीब, वो उसको बोलते हैं तुलना। हुआ ना तुलना, तो उसके सापेक्ष, सापेक्ष मतलब हुआ उसके से तुलना करके ना, तो सापेक्ष का मतलब तुलनात्मक रूप से, तो तुलनात्मक रूप से लिख भी ले सकते हो आप लोग। सापेक्ष मतलब क्या हो गया? तुलना कर। ठीक है, तुलनात्मक। ठीक, तो बात को समझिए थोड़ा सा। एक तो हो गया सामान्य गरीब जो गरीब है एक्चुअल में, और दूसरा ये कह दे कि इसके कंपेयर में मैं गरीब हूँ। जैसे ये बहुत डेवलप जो कंट्रीज होती है ना, वहाँ बहुत चलता है। जैसे मान लो, जैसे देखो सामने वाले को देखे गाड़ी खरीद लिया है, स्कूटी खरीद लिया है ना, अच्छा वाला चश्मा ले लिए है ना, मॉडर्न वाला, और हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ गरीब है ना, गरीब। ऐसे वो क्या हो गया? सापेक्ष। उसके तुलनात्मक रूप से क्या हो गया? गरीब। ठीक, तो याद रखिएगा दो प्रकार की गरीबी होती है। ये अक्सर कहाँ देखी जाती है? तो विकसित देशों में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? ठीक है, मगर विकासशील वाले बहुत फॉलो करते हैं इसको। ओके, फैशन मरे जा रहे थे। ठीक है, तो गलत बोल रहा हूँ क्या? मतलब देखना ना, खाने नहीं रहेगा मगर मोबाइल आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए, है ना? नहीं चाहिए यार, होता है ना। देखो देखो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास आप हो सकता है आप ही हो, कोई ऐसा कोई बात नहीं है मगर आसपास आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि सोर्स ऑफ इनकम जो है उस लेवल का मीट नहीं कर पा रहे होंगे, बट पहनावा ओढ़ावा या फिर जो उनके वो सब होंगे ना खर्चे, वो क्या बहुत ज़्यादा होंगे, वो क्या होता है लास्ट में लाके गरीब कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये सापेक्ष। क्योंकि देखो आपको कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, और तुलना करोगे तो देखो आप किससे तुलना करोगे? लास्ट अंबानी से आखिरी बचेगा। ठीक है, तो तुलना करोगे, गरीब नहीं हो गया। ठीक, तो बात वही है। अब तुलना करोगे अंबानी का वो मैडम, क्या नाम है उनका? निकिता मैडम। तो निकिता मैडम का जो बैग है कितना लाख का है, अब करो, है ना, खेतों 2-4 ठो बेच दो, एक ठो बैग ले लो, हो गए गरीब। अब खाना कहाँ से पाओगे? बैग लेके घूमे रहो, और उसमें भी लोग बोलेंगे कि ये चोर मार्केट से खरीदे, कोई नहीं मानेगा ना। एक्चुअली स्टेटस की भी बात होती है ना, आप कुछ भी ले लीजिए, एक आप भले जैसे मान लो एक स्टेटस आने के बाद, है ना, एक पद आने के बाद, प्रतिष्ठा आने के बाद, आप मान लीजिए सामान्य मोबाइल भी रखेंगे ना, तो लोग आपको वैल्यू करेंगे। ठीक है, नहीं है ये बहुत महंगा मोबाइल है, ऐसा ऐसा। ठीक है, मान लो वो छोटा वाला नहीं रहो, कीपैड वाला, तो बोलेंगे अरे बहुत अच्छा आदमी टाइम बचाता है, ये कीपैड वाला यूज़ कर, उसमें भी तारीफ होगा। और आप अगर मान लीजिए आपका उतना स्टेटस आपने अभी रीच नहीं किया, सामाजिक रूप से कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए बड़ा मोबाइल भी रखेंगे, मम्मी पापा को परेशान करके खरीदवाया होगी ऐसे करके, है ना, ऐसी तो बात वहाँ भी आती है। तो मान लो बैग ले भी लिए ना, तो भी आपका उतना सम्मान नहीं होगा जितना वो है। ठीक है, तो स्टेटस की बात होती है। तो याद रखिएगा सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक होती है, और ये जनरली विकसित देशों में देखी जाती है। क्या होती है? तो कंपेयर किया जाता है। ओके, और निरपेक्ष गरीबी का भी डेफिनेशन मैंने बता दिया, समान प्रचलित दरों पर जो अगर गरीब है कोई व्यक्ति तो वो गरीब है। ठीक है, अगर खरीद नहीं पा रहा है सामान तो वो गरीब। ठीक है, ओके, तो ये आपका दो प्रकार। उसके अलावा भी और प्रकार होते हैं। हाँ जी जी ऑन। अरे बैटरी है ना, अभी भी नहीं आ रहा है, आ रहे ना, आज जितने सारे लोग आ गए अचानक से, चेक कर लो। आवाज आ रहा है जी, आप लोग आ रहे हैं? देखो सबसे पहले ना गरीबी को देने वाले ना लॉरेंज थे, लॉरेंज 1905 में। मत लिखो, मैं लिखूंगा ना अभी, ठीक है, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक, तो क्या करूँ, बताऊंगा नहीं तो आप लोग भी तो हो ना, है ना। तो लॉरेंज थे, लॉरेंज, ठीक, लॉरेंज 1905 में लॉरेंज ने सबसे पहले अपना कर्व बनाया और गरीबी को समझाया।
ओके। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपके गरीबी को समझाया। उसके बाद एक गिनी आया, गिनी 1912 में, 1912 में गिनी ने गिनी गुणांक दिया, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हमारे जो है ना उनको नोबेल मिला 1998 में, नोबेल मिला अमर्त्य सेन, ठीक है। उन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, मतलब गरीबी को अलग अलग मतलब कैटेगरी में बांटा। और 1978 में हम लोगों ने गरीबी रेखा को खींचा है, जैसे सुने होंगे ऐसे गरीबी रेखा ऐसे खींचते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? ये गरीबी रेखा है ना, बोलते हैं ना गरीबी रेखा के नीचे, है ना, और गरीबी रेखा के ऊपर तो वही गरीबी रेखा का हमने कब खींचा है? तो 1978 में, अभी बताएंगे, ठीक। हमने कई गरीबी निर्धारण के लिए, मतलब गरीब कौन होगा, किसको गरीब बोलेंगे, इसके लिए हमने समिति बनाई, ठीक है। तो 1-2 समितियों को देखेंगे और साथ में ना इसके जो ये तो प्रकार, तो ये मुख्य प्रकार है, इसके अलावा भी देखो और प्रकार होते हैं। चलो देखो, पहला कौन सा था, चलो बता देता हूँ, आएगा तो माइक कर लेंगे। 1905 में कौन सा हो जाएगा? लॉरेंज, ठीक है। उसके बाद दूसरा गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आ रहा है ना, ठीक तो है। गरीबों की संख्या कुल जनसंख्या, ठीक है। देखो सबसे पहले 1905 में लॉरेंस ने गरीबी को समझाया और उसने कर्व दिया। उसके बाद अब कौन आ जाएंगे? गिनी ने एक फॉर्मूला दिया गिनी गुणांक करके, ठीक है। गिनी गुणांक में आपका देखो गरीबों की संख्या होती है, नीचे में क्या होती है? कुल जनसंख्या, ओके। ये इसका जो निर्धारण 0 से 1 तक किया जाता है, कहाँ से? 0 to 1। और इसमें एक जो भाग है ना, वो समझ लो बहुत गरीब है ना, एकदम गरीब, हाँ। और जो 0 हो गया वो क्या हो गया? ये अमीर, फुल अमीर, ठीक है। तो गिनी गुणांक के माध्यम से भी गरीबी का निर्धारण किया जाता है, ऐसे याद रख लेना, ओके। उसके अलावा देखिए तो 2 हो गया ना, तीसरा समझिए। तीसरे में एक भारतीय है, क्या हो गया? अरे ऐसे बढ़ता है, देखो जैसे 4, हाँ आया था, हाँ आय में समानता, हाँ क्या ऑप्शन तो बोलो। आय तो गिनी गुणांक बोल रहे हो? नहीं, आय की असमानता का निर्धारण, आय की असमान गरीबी की बोलते हैं, बट देखो आपका लॉरेंस ने भी वही तो बात, गरीबी तो उन्होंने भी बताया, ठीक है। हाँ अच्छा, आय की असमानता तो फिर वो गरीबी का गणना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आय की असमानता मतलब गरीबी की बात कर रहे हैं ना, उसी में देखो ना, तभी देख अभी बताएंगे आपका पैसे के आधार पर, अभी होता है ना, जैसे देखो जैसे 816 रुपये पाओगे, ठीक है, आय में असमानता, तो गरीब है आदमी, उस नीचे अभी आने दो, ठीक है, ठीक बोल रहे हो, गरीबी का ही बात चल रही। इसमें गरीबी रेखा का क्या किया गया? रेखा का निर्धारण सबसे पहले कब किया गया? गरीबी रेखा का निर्धारण 1978 में, गरीबी रेखा का निर्धारण, वही गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा ऊपर, ठीक है। चलो अब मुद्दे पे आते हैं, गरीबी रेखा से संबंधित समितियां, ठीक है। गरीबी रेखा से संबंधित समिति को देख लो। पहला वाय के अलंग समिति, और दूसरा है लकड़ा वाला समिति। कौन सा? लकड़ा वाला समिति, ठीक है। ये दोनों समितियों को देखिए, 2 समितियां आपको याद, अभी और भी याद करनी, बस 2 समितियां पहले देखिए। पहला कौन सा समिति है? तो वाय के अलग समिति, और एक आपका लकड़ा वाला समिति।
ये दोनों समितियों का गठन किया गया था। देखिए कि गरीब मतलब हम लोग किसको बोलेंगे, मतलब कौन है गरीब। अब एक भी सोचो ना, मतलब गरीब हम लोग, मतलब कुछ तो डेफिनेशन होनी चाहिए ना गरीबी की, तो क्या है डेफिनेशन। तो ये दोनों समितियों ने खाने यानी भोजन यानी आहार के आधार पर बताया कि गरीब कौन है। उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र जानते हैं ना जी, तो वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा मेहनती है, तो अगर उसको 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। और कैलोरी समझते है ना। और अगर जो कोई शहर में है, शहरी लोग, आप लोग को अगर 2100 कैलोरी या उससे कम मिल रहा है तो आप गरीब हो, ठीक। तो ये दो आप याद रखिएगा, दो समितियों ने कैलोरी के आधार पर यानी भोजन के आधार पर, आहार के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने की कोशिश की। कौन कौन? वाई के अलंग और आपका लकड़ा वाला समिति, ठीक है। क्या बोला तो 2400 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में लिख लो, 2400 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना? 21। ग्रामीण में 2400 और शहर में 2100। शहर वाले थोड़ा कम खाते हैं, है ना, डाइटिंग चलते रहता है, ठीक ठीक, कम खाते हैं शहर वाले, ठीक, आपको बता रहा हूं बस, ठीक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट थर्ड वाला है, इसका डेट याद रखेंगे 1978, और जस्ट इसका 10 साल बाद कर देना 1989, एक साल बढ़ा देना, ये दो। उसके बाद देखो 2005 में एक समिति गठित, बहुत बार पूछता भी है, ठीक है, तेंदुलकर समिति 2009 में रिपोर्ट दिया था, ठीक। मैं 2005 का 9 लिख दे रहा हूँ पूरा। कौन सा? हाँ, सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति कई बार पूछा हुआ है। देखो सुनो ना, अगर ये पूछे ना पूछे ये गलत, वो अलग बात, ठीक। ये वाला पूछे नहीं पूछे, मगर ये पूछता है कि गरीबी के लिए कौन कौन सी समिति गठित हुई थी, ऐसे करके क्वेश्चन देखना। तो गरीबी के लिए ये सुरेश तेंदुलकर समिति भी याद रखना है, ठीक है। और आपका वाई के अलंग समिति और लकड़ा वाला समिति, ठीक है। तो ये जो सुरेश तेंदुलकर समिति है 2005 में गठित हुई, 9 में रिपोर्ट दिया। इसने आहार को, पोषाहार को नहीं माना है, इसने पैसे को माना है। किसको माना है? पैसे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है जसपा 816 रुपये पाता है, कितना रुपया? 816 रुपये, तो वो गरीब है या उससे कम, ठीक है। और उससे अच्छा, आप मतलब सोच के एक बार देखो, मतलब कैसे साल की कैसे बात करूंगा बताओ। साल की बात करो 365 दिन, है ना, यानी एक दिन का कितना हिसाब हुआ? 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसी कुछ हुआ ना। अरे 365 का करोगे डबल तो 400 800 आ जाएगा। हाँ जी, मंथली की बात हो रही है ना, ठीक। कितना? 816 रुपये, सिर्फ 816 रुपये डे पर डे कितना हो गया? 27 रुपये का अप्रॉक्स हो गया। यानी 30 रुपये खर्चा करते हो ना अप्रॉक्स, तो समझ लो क्या हो, गरीब हो। 816 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना? 816 रुपये। देखो ये डेटा अगर याद रहे तो अच्छी बात है, कोई बाकी कोई उतना विशेष नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी समिति है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना? 816, और शहरी क्षेत्रों में कितना? 1000 रुपीज़, ठीक है। कितना? 1000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, महीना है। ओके, देख लो, खर्चा करते हो? हाँ, नहीं करते? करते होगे तो ठीक है, नहीं करते हो तो गरीब हो आप लोग, है ना। गरीब, अरे निर्धारण, ठीक। तेंदुलकर समिति ने कहा, ठीक है, कि 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये। ओके, क्या बता रही? 16 जी, ठीक है, ओके। हाँ, नहीं ध्यान दे रहा था, ठीक है भाई, मेरे हाथ से निकल गई है। 816, ठीक है, ओके भाई। तो चुपके से बता रही है ना, ऐसे नहीं कि सर को बता दे, है ना, सर सुधार दे। चुपके से देखना, ऐसे ऐसे बहनी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलो दूसरा देखो, चौथा समिति देखो। तेंदुलकर समिति के बाद, ठीक, एक और समिति देखिए, सी रंगराजन समिति 12 में गठित हुई थी, 14 में रिपोर्ट आया। रंगराजन, सी रंगराजन समिति, कौन सी समिति? सी रंगराजन समिति, ठीक है।
तो श्रीरंगराजन समिति, इसने भी क्या माना है, तो पैसे को ही बेस माना है। किसको बेस माना है, तो पैसे को ही बेस माना। ठीक है, तो आपका 1407 रुपये शहरी क्षेत्रों में और 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, 960, ठीक है, 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, 1407 रुपये प्रति माह। इधर ही लिख दो क्या, रुपए में कितना 972 और शहरी क्षेत्रों में कितना 1407 प्रति माह है ना, प्रति माह। प्रति माह खर्च करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट सुन ले, वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, और जो अगर नहीं खर्च करता है या फिर जिसके पास उतने पैसे नहीं है वो गरीब। तो आप एक बार थोड़ा सा सोच के भी देखोगे ना, तो 1400-1500 रुपये कुछ नहीं होते, अगर पर डे के हिसाब से भी अगर जोड़ो तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसमें खाना भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो एक टाइम का खाना वगैरह खाते हो तो कैसे खाओगे जी, तो बहुत इसमें ना बहुत सारे गरीब निकल जाते हैं हमारे। 30% के अप्रॉक्स हमारे ना 22% के अप्रॉक्स गरीब निकल गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 समिति आपको याद रखनी। पहला कौन सा, वाई के अलग समिति, लकड़ा वाला समिति गरीबी रेखा के लिए, उसके बाद तेंदुलकर समिति और आपका श्रीरंगराजन समिति। ठीक है, इतनी समितियों को आपको याद करना है, बन जाएगा। ठीक, अच्छा, ये दोनों समितियां किसके आधार पर थी, तो कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया, 2400 और 2100। ये वाला तेंदुलकर समिति आपका 816 और 1000। आपका श्रीरंगराजन समिति 972 और 1407। समझ में आ रहा है जी, उधर बन जाएगा भी गरीबी है, वो कैसे नहीं बनेगा। ठीक, बस समझ आ रहे हो ना जी, है ना। इधर बाजू में क्या हो गया है, कुछ याद आ गया क्या? पॉकेट मनी मिलता है, इतना मिलेगा ना, ठीक है, हाँ, तो गरीब नहीं हो आप लोग। ठीक, आगे बढ़े। तो इधर समितियों को पढ़ना था आपको। ठीक है, गरीबी में उतना वो नहीं है। ठीक है, हमारी समितियाँ थी, गरीबी दूर करने के बहुत सारे उपाय होते हैं। तो जब आप कॉलेज वॉलेज में जाओ, ठीक है, स्कूल में तो लिखते हैं ना गरीबी दूर करने के उपाय, तो वो सब उपाय में हम लोग बात चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, ये कह सकते हो कि हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई बार बोल चुका, कौन से नंबर पर है, 7 सबसे गरीब राज्य है। सबसे अमीर कौन होगा, तो गोवा। सबसे अमीर कौन है, गोवा। सबसे अमीर राज्य पर कैपिटा इनकम देखते हैं ना जी, सबसे अमीर कौन सा हो जाएगा, गोवा। हमारे छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा आता है, कौन सा आता है, 7th नंबर। ठीक है, 7th। ओके, और सबसे गरीब है, हाँ क्या, हाँ 7th नंबर पे है, वही तो बोल रहा हूँ। और सबसे गरीब कौन सा आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, बिहार। सबसे गरीब राज्य बिहार। ठीक, सबसे अमीर राज्य गोवा। हमारा रैंक 7, 7वें नंबर पे हम सबसे गरीब आते हैं। ठीक है, 28 राज्यों में 7th नंबर पे। ओके, तो ये 3 पद याद, गोवा सबसे अमीर और बिहार सबसे गरीब और हमारे छत्तीसगढ़ 7th। आगे जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा गरीबी। नेक्स्ट देखो तो अगला कौन सा है, बेरोजगार। ऐसे बेरोजगारी बोलता हूँ तो ऐसा नहीं लगता जैसे आप लोग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे हैं, लग रहा है, नहीं आप लोग के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो, एक होता है श्रम बल, ठीक, एक होता है कार्य बल, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, श्रम बल। 15 से 59 वर्ष तक के व्यक्ति जो क्षमता व योग्यता रखते हो। सुनो तो, सुन लो, श्रम बल किसे बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक को काउंट किया जाता है। पहला आपका ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 15 से 59। वो क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो योग्यता भी रखते हैं, आप लोग रखते हैं योग्यता, और क्षमता भी रखते हैं। योग्यता तो है ही है, साथ साथ क्षमता भी है। क्षमता मतलब करना, और इच्छा भी है ना, करना चाह रहे हैं ना जी। क्षमता योग्यता दोनों है, इच्छा भी लिख लो, इच्छा भी है ना। और कार्यबल क्या होता है, तो याद रखिएगा, कार्यबल जिनको रोजगार मिलता है, ठीक है। देखो ना,
श्रम बल में कौन आ जाएंगे? 15 से 59 साल के वो सारे व्यक्ति आ जाएंगे जो योग्यता क्षमता दोनों रखते हैं, साथ साथ इच्छा भी रखते हैं कि हमको करना है। मगर कार्यबल क्या होता है? कार्यबल मतलब जो कार्य में लगे होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जिनको रोजगार मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कार्यबल। और यहीं पर बेरोजगारी का वही हो जाएगा, बेरोजगार क्या हो जाएंगे? तो श्रम बल माइनस कार्यबल। लो बच्चे जो कौन हो जाएंगे? बेरोजगार। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं और सिंपल से याद कर सकते हैं कि जिनको काम नहीं मिलता है, मगर देखो सिर्फ काम न मिलना ही रीजन नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति जो योग्यता और क्षमता दोनों रखते हैं और करने की इच्छा भी रखते हैं ना, और उनको काम नहीं मिल रहा, उनको ही बेरोजगार कहेंगे। बात को समझिएगा। मान लो यहाँ पर जा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, बोलोगे बेरोजगार है, बोलेगा तुमसे ज्यादा मैं अमीर हूँ, करना ही नहीं चाहता है ना, मेरे को करना ही नहीं, दाई दादा तो छोड़ गए हैं, बैठ के खाऊंगा, 2-3 पीढ़ी क्यों करूं मैं? तो बेरोजगार नहीं है वो। ठीक है, बेरोजगार किसको बोलेंगे? करना चाहता है, योग्यता भी है और क्षमता भी। ठीक है, मान लो जैसे आपके में क्या है, योग्यता है, पढ़े लिखे हो मस्त, ठीक है, क्षमता नहीं, ठीक है, ठीक, ऐसे फाफा चिल्ली है ना, एकदम सक नहीं रहे, बेड से नहीं उठा जा रहा है, लेबर का जॉब मिला है ना, ऐसे नहीं है, बोरा उठाने का कर ही नहीं पा रहे, कैसे यार, गलत बोल रहा हूं, तो नहीं कर पा रहे तो क्षमता नहीं है ना। अब मान लो क्षमता है, भारी एकदम डोले सोले बना ली एकदम, है कि नहीं? अरे मैं बस ऐसे ही बता रहा था, नजर पड़ जाता है और ठीक है, योग्यता नहीं है आपके में, ठीक है, काला अक्षर सफेद अक्षर हो जाए, भैंस बराबर, सफेद भैंस बराबर, है कि नहीं? तो आपके में क्षमता तो है मगर योग्यता नहीं है, तो फिर आपको नहीं रखेंगे। मगर श्रम बल क्या होता है? 15 से 59 साल के वैसे व्यक्ति इच्छा रखते हैं, श्रम बल भी और कार्यबल भी दोनों रखते हैं ना, क्षमता और योग्यता दोनों रखते हैं, बशर्ते कार्यबल में कौन आ जाएंगे? जिनको ये रोजगार मिलेगा, ठीक है, जो लोग काम पा जाएंगे, इसमें से काम पा जाएंगे, ठीक है, कुछ ही पाएंगे, सब थोड़े पाएंगे। तो बेरोजगार किसको बोलेंगे? तो बेरोजगार याद रखिए किसको बोलेंगे? इन श्रम बल में से अगर आप कार्यबल को माइनस कर दोगे तो जो बचते हैं ना, जिनके पास योग्यता भी है, क्षमता भी है और इच्छा भी है, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये बेरोजगार होते हैं। ठीक, तो बेरोजगार समझिएगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आप लोग बेरोजगार हो, है कि नहीं? नहीं हो, बताओ। सब लोग 15+ हो और मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, गलत फहमी हो बताना, 59 से कोई ज्यादा होगा नहीं, है कि नहीं? तो 59 से ज्यादा हो नहीं। आप लोगों के पास योग्यता भी है, सब लोग 12वीं पास हो चुके हो, ठीक है, और क्षमता भी है, देख के लग रहा है 1-2 लोग सब जाएंगे, मतलब है ना, थोड़ा मेहनत करोगे तो क्षमता भी आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि इच्छा हो कि ना, ठीक है, इच्छा तो किसी की नहीं रहती, बट फिर भी मान लो इच्छा करनी पड़ेगी ना, घर द्वार तो चलाना है, ठीक है, अगर अपने पसंद से शादी करना है तो आपको नौकरी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? महिला लोग ज्यादा है ना, तो इन लोगों के साथ वही कंडीशन है ना। अब जिसका हो गया तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है ठीक, तो है ना जी, अपने होता ना घर में, अगर आपको अपनी बात वैल्यू वाली देनी, मतलब आपकी बात की वैल्यू हो तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मुद्दा यही है, ठीक है, ना केवल शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई जगह पॉइंट्स रखना है। घर में आपकी सुनी तभी जाएगी जब आपके हाथ में पैसे होंगे, नौकरी होगा, ठीक है, तो अपनी इमेज बचाने के लिए, अपना वजूद के लिए आपको लड़ना है, ठीक है। पुरुष लोग, आप लोग को अच्छी मिल जाए इसलिए लड़ना है, ठीक है, दहेज वहेज मिल जाए अच्छे से तो इस तरह से याद रखिएगा। तो आप लोग इस तरह से देखें तो बेरोजगारी का ये डेफिनेशन होगा, श्रम बल माइनस कार्य बल करोगे तो क्या आ जाएगा? बेरोजगारी निकल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी के प्रकार पूछता ना बहुत, सामान्य बेरोजगारी, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसके अलावा घर्षणात्मक बेरोजगारी, और कोई आपको याद हो तो बता दो, उसको बता देते हैं। घर्षणात्मक के अलावा एक चक्री बेरोजगारी, ठीक है,
ये इतने 6 प्रकार की बेरोजगारी पढ़नी है ना, चक्रीय बेरोजगारी, यही सब पढ़े हुए सबसे ज़्यादा प्रश्न को पूछा जाता है। बेरोजगारी के प्रकार देखो, एक सामान्य बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी वही बोलते हैं सामान्य प्रचलित दरों में जो बेरोजगार है, ठीक है, जिसको मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, ठीक है, वो योग्य है, क्षमता है, इच्छा है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है। तो सामान्य प्रचलित दरों में बेरोजगार को क्या बोलेंगे हम लोग, सामान्य बेरोजगार बोलेंगे। सामान्य रूप से बेरोजगार है, कुछ भी विशेष कारण नहीं है, ठीक है, नौकरी नहीं है तो नहीं पाया एकदम सामान्य रूप से, ठीक। संरचनात्मक देखो, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी देखिए, किसी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में अधोसंरचना में अगर कमी है उसकी वजह से वो बेरोजगार है, तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे बता रहा हूँ, जैसे देखना हमारे यहाँ स्कूल मान लो, स्कूल तो स्कूल प्रॉपर है नहीं, ठीक है, कई स्कूलें जो है आपका कैसे चल रही है, पेड़ के नीचे, अभी भी चल रही है, पेड़ के नीचे चलती है, बारिश हो जाए तो बच्चे कहाँ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेबर लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ मान लीजिए सड़कें नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं, सड़कें नहीं है, सड़कें अगर अच्छी होंगी तो क्या होगा, लेबर लोग आएंगे, काम करने वाले आएंगे, ठेकेदार आएंगे, इंजीनियर आएंगे, सिविल इंजीनियर आएंगे, ठीक है। तो संरचना के कारण अगर किसी देश में बेरोजगार है तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, सड़क, रेल, ठीक, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, अधोसंरचना के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, ठीक है। जो लो मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो आपको, ठीक, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे हमारे पास, ठीक, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक, किसका, तो हम लोग आईसी चिप समझते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, पढ़े तो हो गए। तो आईसी चिप जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखना हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंटेल वगैरह है ना कंपनियां, तो वहां से बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो इंपोर्ट करना पड़ता, अगर होता तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यही चीज समझिए, इसी को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है, अभी आप लोग एकदम रिलेट कर लो ना, टेस्ला वाले जो है वो नहीं आ रहे थे भारत, नहीं आ रहे ना, अभी भी नहीं आया टेस्ला, समझते हो, एलन मस्क वाला, ठीक है। तो जो और भी बहुत सारे उनका बिजनेस है, तो वो यहाँ आ नहीं रहे, क्या करना चाह रहे हैं, तो चाइना में अपना कार बनाकर यहाँ बेचेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमारी भारत सरकार करना क्या चाहती, बात को समझिए, करना क्या चाहती है, वो चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाए, यहाँ बनाने से उनकी कंपनी यहाँ बनेगी तो सबसे पहले बिल्डिंग बनेगा, तो बिल्डिंग बनेगा तो हमारा जो लेबर फोर्स है उसमें वर्क मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो इंजीनियर्स आएंगे, ठीक है, तो कुछ इंजीनियर हमारे यहाँ से हायर करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो अब बताओ, यहाँ पर गार्ड के लिए, चपरासी के लिए, पानी स्टाफ के लिए, और भी बहुत सारे क्लास 3 ऑफिसर के लिए, ठीक है, तो कोई बाहर से लेकर आएगा नहीं, क्योंकि सैलरी भी उतना नहीं, और यहाँ पर हमारे यहाँ सस्ता लेबर है ना, सब लोकल रह जाएंगे। उसके बाद जब सामान आएगा तो बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा, तो वहां पर भी तो हमारे चीजें लगेंगी ना, तो हमारे में पैसा आएगा ना, हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा कि नहीं। तो सरकार तो यही करना चाहती है कि अपनी तरफ से संरचनात्मक बेरोजगारी को दूर कर दे, यहाँ संरचना बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, जिससे जितनी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए, ठीक है। इसीलिए देश की सरकारें कोशिश करती है कि हमारे यहाँ कंपनियां आके निवेश करें, खोलें, क्लियर हुआ। संरचनात्मक बेरोजगारी से ये आशय ये है कि अधोसंरचना के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ उत्पन्न बेरोजगारी, इसको संरचनात्मक कहते हैं, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो याद रखिए, तो आप लोग भी थोड़ा ना इकोनॉमी पढ़े तो समझो भी, ठीक है, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो आपके यहाँ बेरोजगारी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, है ना। इसीलिए कोशिश करना, कभी मान लो कभी पहुंचे कहीं तक तो हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या हो, लोग आके फैक्ट्री खोले, कंपनी खोले, यही हो, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चाइना का अलग मॉडल है, चाइना क्या करता है, बनाता है तो अपना लेबर भी वहां से अपने घर से लेकर आता है। पाकिस्तान में उसने बनाया ना, वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, एक जो नहीं होता मतलब जोड़, वो एक सी पैक प्रोजेक्ट है, चाइना ना वो रोड बना रहा था, ऑक्यूपाई हमारा जो है ना, पाक ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पर सड़क बना रहा है ना, सड़क, तो क्या हुआ, 1-2 बार यहाँ पर हमला हो गया, तो उसने क्या किया, अपना लेबर ओबर इंजीनियर सब लेकर आया, और रोड बनाने वाले लेबर तक चाइना के हैं, मतलब इतना गहराई से वो इकोनॉमिक्स को समझ रहा है। बात को समझिए, उसने एक ना उसका प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है,
वन चाइना पॉलिसी बोल रहे हो क्या? हाँ समझ लो, बस ये समझ लिया कि वो क्या कर रहा है चारों तरफ से। हाँ आपका देखो यहाँ से भारत, देखो बता देता हूँ, देखो ये है हमारा भारत, यहाँ से क्या है उसका रोड है, और ये रोड सीधा कहाँ किसको कनेक्ट कर रहा है? हमारे अरब सागर को, ठीक है। यहाँ से रोड जा रहा है, इस रोड का जो बनाने वाला जो काम है ना ये चाइना कर रहा है, ठीक है। हमने विरोध किया कि देखो ये पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, चाइना से ही वो लेबर लेकर आए, चाइना के ही इंजीनियर हैं, और चाइना ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड अपना लगा के रखा है कि कोई मारे मत ऐसे कर। तो चाइना इस बात को समझता है कि अब पाकिस्तान को समझ तो आती होगी जी, उतना इकोनॉमिक्स तो सबको आ जाता, आपको आ जा रहा है तो ठीक है, कि यहाँ के लोगों का कम से कम अरे लेबर वाला काम तो मिलना चाहिए ना यार, ठीक है, तो वो तक नहीं मिल पा रहा, इतना ज़्यादा उन लोगों को कर रहे हैं, ठीक। तो चाइना का केस अलग है, वो देंगे ही नहीं, ठीक। तो ये संरचनात्मक याद रखिएगा। मौसमी बेरोजगारी देखो, किसी मौसम विशेष के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। मौसम विशेष देखो, जैसे हमारे यहाँ ना कई बार मौसम में ही हमारे यहाँ रोजगार मिलता है, जैसे आप कोई बता रहे हैं, जैसे किसानों को देख लेना, ठीक है। जैसे जिस किसानों के पास खेत नहीं होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, रोपा ओपा लगाने का काम करते हैं खेत में, है ना। तो धान की जब फसल आने वाली होती है ना, तो देखना वो लेबर इतना भारी इतना बिजी ना, भाव खाने लगते हैं, हाँ ना हो पाएगा भैया, हम समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं, शहर में रहते हो, खेती किसानी में ना ये बहुत दिक्कत होता है, लेबर नहीं मिलते हैं फिर, ठीक है। ट्रैक्टर वाला खाली नहीं रहेगा, ठीक है, वो जो रोपा लगाने वाला बारिश, क्योंकि बारिश होने के बाद क्या होता है ना, जैसे बारिश हुई ना, इंतजार कर बारिश हुई तो पानी आ गया और वहाँ फिर रोपा लगाना है, और उसके लिए लेबर लगते हैं, ओके। अब पता नहीं कई लोग कर भी लेते हैं, मतलब खुद से ही कर लेते हैं, बट क्या होता है खेत ज़्यादा होने की वजह से ना आप समय नहीं, कैसे करोगे? अब यहाँ पढ़ाऊँ कि जाके रोपा लगाओ, आप ही लोग बताओ। तो मैं एक्चुअली जो आप भी थी वो बता रहा हूँ आपको, है ना। तो भैया समय नहीं है हमारे पास, जाके अब खड़े रहना पड़ेगा, 10 को पकड़ चलना दीदी चलना, ठीक है, जाके फिर रोपा लगाते, और उसके बाद फिर कोई नहीं पूछता उनको, साल भर बैठे रहो, जा भैया कुछ काम है? नहीं है कोई काम, नहीं निकलो, है। तो बात तो समझो, ये मौसमी हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद बेरोजगार हो गया ना। सेम यही कंडीशन समझिएगा, जो ईटा उटा बनाते हैं ना, ईटा भट्टा के साथ भी होता है। जैसे ईटा भट्टा में क्या होता है, कच्चे मतलब मिट्टी से क्या होता है, उसको बना देते हैं, और उसके बाद फिर उसको पकाया जाता है, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, ये बरसात में नहीं चलती, क्योंकि बरसात में कैसे चलेगा, जब बारिश हो जाएगा तो पूरा नहीं धुल जाएगा, तो बरसात में खाली हो जाते हैं। तो वो जो सीजन है गर्मी का है और थोड़ा ठंडी का है, और बरसात में खाली हो गए, तो एक मौसम विशेष में रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? साल भर नहीं मिल रहा ना, तो किसी मौसम विशेष में रोजगार मिलने के कारण इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्लियर हुआ? कई बहुत बार आप देखे होंगे ये सब होता है, ठीक है। एक मौसम विशेष में देखो, जैसे सीजन चलता है, जैसे त्योहार उहार आ गया, ठीक है, शादी वाला देखना, शादी वाला बैंड वाले, ठीक है। अब बैंड वाले आजकल तो ज़्यादा उसमें अब एक से एक त्यौहार में चल जाता है, मगर शादी उदी में देखोगे आप, तो शादी का एक सीजन आता है, उसमें लगन में देखना फुल कमाते हैं और साल भर फिर बैठकर खाते हैं। जैसे मोस्टली मैं बताऊँ कैमरा वाला, ठीक है, वो बेरोजगार हो जाता है बेचारा, ठीक है। कई दोस्त लोग हैं इस बिजनेस में, तो बोलते भाई यही सीजन है, इसी में कमा लो, इसलिए ना डबल ट्रिपल रेट लेते हैं, ठीक है। 1-1 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए रेट है, ठीक है, खाली फोटो का। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ, साल भर फिर मतलब साल भर कहने मतलब एक सीजन में कमाते हैं, बाकी मौसम विशेष मौसम मिला ना, ठीक है, उन लोग भगवान से मनाते हैं कि भाई ज्यादा शादी का सीजन आया ऐसे करके, ठीक। तो याद रखिएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा था। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, एक विशेष मौसम में या पर्टिकुलर टाइम में मिलने वाला जो रोजगार है, उसके बाद खाली हो जाना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है। समझ जाओगे ना, ठीक। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब हिडन, देखो हिडन आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौन सा बेरोजगारी? छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक। इसमें होता क्या है, हमको पता नहीं चलता है, एक काम में एक से अधिक लोग लगे रहते हैं, जबकि उसकी नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती, ओके, उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक। जैसे मान लो आपने एक बिजनेस खोला, ठीक है, खाना बनाने का, समझ लो ऐसे समझ लो, ठीक है, आप भी बना रहे हैं, आपकी दीदी भी लगा रही हैं, आपकी मम्मी भी कर रही हैं, सासू माँ भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, और बारी बारी से कर रहे हैं। सुबह खाना बनाते हैं, एक का बर्तन धोती, फिर दोपहर में होता है, फिर शाम को ऐसे चल रहा है, 4 लोग लगे हैं, ओके। अब ऐसा एक दिन हुआ कि पता है तीनों घर से चले गए, अब एक ही बचे हो आप ही, और आप सुबह से लेकर शाम तक, थोड़ा समय आपने को ज़्यादा लगा, ठीक है, लगेगा ही, खाना भी बना लिया, बर्तन भी हो गया, सब हो गया, पता चला तीनों की जरूरतें नहीं थी, जबरन का 4 लोग लगा के रखे थे, ठीक है।
तो बात समझे ना, तो वो क्या हो, वो छुपी, पता नहीं चलता, जब तक वो मौका आता नहीं ना तब तक पता नहीं चलता है कि ये छुपी हुई बेरोजगारी। कई बार देखना दुकानों में, फैक्ट्री में होता है, ठीक है, एक से ज्यादा लोग लगे रहते हैं, उसी को ना कुड़मुड़ करते रहेंगे, ठीक है, और हटा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। कई बार कई संस्थानों में, कई जगह वैसी बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब आपका क्या है, आपको पता नहीं चलेगा बट आप बेरोजगार हो, ठीक है, बट आपको कोई कुछ बोले मत करके उसी में लगे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये वर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना। होता है, देखना ना, जैसे अब काम, मम्मी बोली काम करने के लिए, तो आप नहीं बोलते कि ये काम कर रही है, उसे है वैसे कोई काम नहीं, 5 मिनट में काम हो जाना था, बट आप बहाना मार दिए ना, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब आप बेरोजगार हो, बस बता नहीं रहे हो, छुपी हुई बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी है, छुपी हुई, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। छुपी हुई बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी सभी अर्थव्यवस्था में घर्षणात्मक बेरोजगारी होती ही है, ठीक, घर्षणात्मक देखो तो देखो, किसको इसके एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो, घर्षणात्मक बेरोजगारी ऐसे समझिए कि आप लोग ग्रेजुएट हो, मान लो 12th पास हो, ग्रेजुएट हो गए हो, और आप लोग नई जॉब की तलाश में हो, ठीक है, और आपको ना अच्छी जॉब की तलाश में हो और आपको जॉब मिल रही है, ठीक, मगर जॉब मिल रही है, वो जॉब आपके उतना जिस जॉब किया उसके स्टैंडर्ड में मीट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मिल रहा है दूसरा काम, मिल रहा है आपके प्रोफेशन से दूसरा काम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है, तो आप चाह रहे हो कि हॉस्टल वार्डन बनना है या फिर महिला पर्यवेक्षक, जो भी बनना चाह रहे हो, और बट आपको मिल रहा है कोई काम दूसरा, लेबर का काम मिल जा रहा है, ठीक, तो आप कर नहीं रहे, ठीक, छोड़ दे रहे हो, और छोड़ दे रहे हो ना जी। तो जब आपको जो जॉब मिलती है आप नहीं करते, ठीक है, और नई जॉब की तलाश में करते हैं, उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी करते हैं। और नई जॉब, सिंपल से एक लाइन अगर याद करना चाहो, नई जॉब की तलाश करना, ठीक है, अपनी पुरानी जॉब को न करना, ये क्या कहलाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये सभी अर्थव्यवस्था में होती है, ठीक है। नए अवसर तलाशना, ठीक, जब नए अवसर की तलाश के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, ठीक, नए अवसर की तलाश के कारण उत्पन्न बेरोजगारी क्या बोलेंगे, तो हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी करते हैं। ये सभी अर्थव्यवस्था में पाई जाएगी। सब लोग क्या करेंगे, अच्छे जॉब, देखो आपको अभी मिलेगा ना, तो आप खुद क्या करोगे, आप दूसरे जॉब में जाना जाओगे ना। तो कई बार क्या होता है, कई लोग छोड़ के काम करते हैं, उसको मैं बात कर रहा हूँ ना, करते करते तो बेरोजगार हो ही नहीं ना। जैसे देखना आप लोग कई बार देखना, कई लोग IAS की तैयारी करते हुए या फिर कई चीजें तैयारी करते हुए कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी करके, और तैयारी करने लगते हैं, ठीक है, तो बेरोजगार हुए ना। तो वो कौन से वाले बेरोजगार कहलाएंगे, घर्षणात्मक। सुने तो होगे कि मेरे को इतने पैकेज का ऑफर हुआ था, ठीक है, 1-2 महीने करने के बाद छोड़ दिए, तैयारी करके अच्छे से डट के तैयारी किए और निकाल लिए, हो रहा है, क्योंकि नौकरी में नहीं हो पाता, तो उसको कौन सा बोलेंगे, तो घर्षण। सब अच्छा चाहते हैं ना जी, अच्छा हो जाए, अच्छा जॉब मिले करके, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे आज भी चाहो, ऐसा नहीं है, आज अगर आप चाहोगे नौकरी करना तो नहीं मिलेगा, बताओ कैसे चल, नहीं मिलेगा यार, मिल जाएगा, कपड़ा दुकान में अभी लगवा देंगे, है कि नहीं, है ना, कपड़ा बेचते ना, मतलब गलत बोल रहे क्या, अभी तो लग जाएगा ना, 8-10 हज़ार वैसे ही पा जाओगे, मगर आपको 8-10 हज़ार नहीं चाहिए, ठीक है, आप घर्षणात्मक बेरोजगारी का शिकार है कि नहीं। आपको अच्छा चाहिए ना, 25-30 हज़ार चाहिए, अरे इन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सबकी बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो नहीं पा सकते क्या जॉब, कैसे जी आपको नहीं मिलेगा जॉब, मिल जाएगा, सगो करने के लिए लेबर वाला जॉब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिले तो आप नहीं कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा। इसको बोलते हैं सभी अर्थव्यवस्था में घर्षणात्मक बेरोजगारी देखी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइन भी ऐड कर लेना, ये घर्षणात्मक। उसके बाद और कुछ पूछ रहे हैं, उसके देखो चक्री बेरोजगारी, ठीक है, चक्री बेरोजगारी मैं एक लाइन बताता हूँ, उसके बाद आप बताना उसमें। चक्री बेरोजगारी मतलब अर्थव्यवस्था में अगर मंदी आ जाए उस पर उत्पन्न बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब बताओ तो मंदी मतलब क्या आ गया, मंदी आने से उत्पन्न बेरोजगारी, ठीक है, एक और बेरोजगारी था, मंदी आने से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या बोलेंगे हम लोग, चक्री बेरोजगारी के नाम से जानते हैं।
देखो मंदी आया तो क्या हुआ, मंदी आया तो वस्तुएं सेवाएं ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, और क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, ठीक। तो मंदी आने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वस्तु और सेवा क्या हो गई, सेवा ज़्यादा, ठीक है, यानी लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए, सेवाएं ज़्यादा है ना, अरे वस्तु छोड़ दो, सेवाएं समझते हैं ना, सेवाएं मतलब लोग ज़्यादा है काम करने के लिए, ठीक है, और हमारे पास देने के लिए नहीं है, उसको कौन से बोलेंगे, चक्री बेरोजगारी। याद रखिएगा, मंदी का ये दूसरा वाला पहलू हो गया। सेवाएं मतलब मान लीजिए, अगर सेवा कहने का मतलब है वेटर ही मान लो, ऐसे सेवा कर रहा है, ठीक, तो सेवा करने के लिए मान लो 10 वेटर खड़े हैं, मंदी आ गई है तो 10 वेटर हैं, ठीक है, तो 10 वेटर किसमें शिकार हो जाएंगे, चक्री बेरोजगारी, मंदी आई ना, तो मंदी कारण क्या हो जाएगा, मंदी आने से क्या होगा, मंदी आने से चक्री बेरोजगारी जन्म लेती है, सेवाएं बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी मान लो मंदी आ जाए, सेवा जैसे एजुकेशन सेक्टर, ये सेवा से है ना, तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल जाए, ठीक है, मंदी आ गई है, कोई नहीं वो हो रहा है, तो सेवा, जो सेवा क्षेत्र है इसमें लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, उससे उत्पन्न बेरोजगारी क्या बोलेंगे, चक्री बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ओके, एक और बेरोजगारी होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें योग्यता के अनुसार आपको काम नहीं मिलता है, ठीक है, याद आकर बताऊं, ठीक, इतना आप कम से कम 6 याद रखें, सामान्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और चक्री बेरोजगारी। इसमें से कुछ समझ ना आया तो पूछ ले लो, बाजू में पूछ लो जी, अभी कभी, हाँ लिख लोगे ना, पेपर में आएगा तो बन जाएगा ना, क्या बोल रहे, क्या गलत लिख दिए तो कौन सी, अभी अभी याद आया ये वाला, है कार्यबल, कार्यशील जनसंख्या, जो किसको कार्य मिल गया, कार्य मतलब देखो ना जी क्या लिखा है, कार्यशील जनसंख्या, जिसको कार्य कर रही है ना उसको क्या बोलेंगे, कार्यशील जनसंख्या। देखो जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या मतलब काम करने के इच्छुक है, यही आपका श्रम बल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, विश्व का सबसे ज्यादा, अभी अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा कार्य, युवा छोड़ो, उसी को कार्यशील बोलेंगे, हमारे यहाँ श्रम बल सबसे ज्यादा है, ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 साल की, वही मतलब युवा ही बोल बात रही, सिंपल सा क्या पूछ दिया था, कितना, हाँ तो कितना होते हैं, तो ये मार्क क्या है, ठीक। देखो हमारा जो भारत है अभी विश्व में सबसे ज़्यादा युवा है, युवा कहने का मतलब क्या है कि काम कर सकते हैं, तो युवा मतलब हुआ 15 से 59 वाला, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, इतना, ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या इसको भी याद रखें, ठीक। उनसे बाजू वाले से कैसे पूछते हो, अच्छा ठीक ठीक, चलो बेरोजगारी लिखा है आगे बढ़े, तो ये हमारे बेरोजगारी हो गए। नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है, क्या हमारा नियोजन, ठीक है, प्लानिंग। देखो प्लानिंग लास्ट हमारा टॉपिक है, यही प्लानिंग, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए इस सबको दूर करना है ना, गरीबी को, बेरोजगारी को दूर नहीं करना है, उसके लिए क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है। सीमित संसाधनों में क्या करना है हम लोग को, अच्छे विकास के पहलुओं को, अच्छे विकास की राह को खोजना ही प्लानिंग है, ठीक है। हमारे पास संसाधन कैसे हैं, सीमित है, ठीक है, उसको भी इकोनॉमिक्स भी बोलते, देखो सीमित संसाधन, अपने जरूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। सीमित संसाधन है आपके पास, ठीक है, बहुत कम संसाधन है कि नहीं यार, है कैसे है, तो कैसे संसाधन सीमित, बताओ, बोलो ना जी, सीमित संसाधन कैसे है, हाँ वो रखी आपको बताने के लिए बोलो लेट में समझ में आता, चलो ठीक, समझ तो आया, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रश्मि नाम है ना, हाँ बताओ, जो अपनी जरूरत से पूरी ना हो पाए तो बेरोजगारी बोलते, पीछे चश्मा,
कौन बताएगा? जैसे पेट्रोलियम है, हाँ सीमित है संसाधन। हाँ, अपने जरूरतों को पूरा करे कि नहीं बोल रहे? ठीक, बिल्कुल सही है। संसाधन कैसे हैं? सीमित। सीमित संसाधनों में अपने जरूरतों को पूरा करना, और कैसे पूरा करना है उसी के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो बात को समझ, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल समझिए, सब चीज संसाधन सीमित है। कैसे सीमित है? अभी आपके पास समय कम है, संसाधन में तो वही समय भी काउंट कर लो, 1-1.5 महीना बचा है। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक आ गया, ठीक है, अब महिला लोग तो एकदम हमारा ही पोस्ट है एकदम, तो सीमित आपके पास समय कम है, और उसके बाद क्या है, आपके लोग पढ़ना बहुत सारा है। ठीक है, उसके अलावा देखो आपके पास रिसोर्सेज भी तो कम है ना, आपको कंटेंट भी तो चाहिए कि नहीं, तो उसमें आप कैसे एग्जाम निकालोगे? तो उसको प्लान नहीं करोगे, बिना प्लान के तो बनेगा नहीं। आप रैंडम पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, फिर पढ़ते जाओ। ठीक है, तो प्लान बनाना पड़ता ना जी, ये इतने दिन में मैं इतना कर लूंगा या इतना कर लूंगी, उसके बाद ऐसे ऐसे करके सॉल्ड वोल्ड लगा के अपनी तरफ से तैयार हो जाऊंगा, बाकी फिर भगवान देखे। उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ये प्लानिंग जो है, ये ना देखो यूएसए में आई कि हमको देश में प्लान करना चाहिए, और उसके बाद रसिया में आया, रूस में आया। कहाँ आया? रूस में। हमने जो अडॉप्ट किया है रूस का अडॉप्ट किया है। किसका अडॉप्ट किया है? रूस का। ठीक है, रूस में सबसे पहले 1920 के आसपास सबसे पहले नियोजन की शुरुआत बोली जाती है। याद रखिएगा, कई जगह कई बुकों में यूएसए में भी देता है कि नियोजन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, मगर वो क्या होती, क्षेत्रीय स्तर पर हुई थी। व्यापक स्तर पर जो शुरुआत हुई थी वो चूंकि रसिया में यूएसएसआर में हुई थी, इसलिए मैंने यूएसएसआर को ही प्राथमिकता दी है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग की शुरुआत किस, अरे व्यापक लेवल पर, मतलब देश के लेवल पर शुरुआत ना कहाँ हुई, तो रूस में। ओके, अच्छा ठीक है। उसके देखो हमारे यहाँ भी प्लानिंग की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ सबसे पहले कई लोग आएंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने 1938 में प्लान दिया। कांग्रेस, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्लानिंग की बात कही थी। ठीक, उसके बाद मैं लास्ट लिख रहा हूं, के.सी. नियोगी 1946 समिति, और आखिरी में आपका सर्वोदय समिति, जिससे को हमको पढ़ना है, सर्वोदय समिति, जयप्रकाश नारायण। ठीक, लिख लीजिए। सर्वोदय समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के सिफारिश पर हमारे यहाँ योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, योजना आयोग वही ना, प्लानिंग कमीशन। ठीक, 34, 38 चलो आगे बढ़े। देखिए तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? सीमित संसाधनों अपनी जरूरतों को पूरा करना क्या कहलाएगा? उसके लिए प्लान बनाना प्लानिंग कहलाएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा? तो रूस में व्यापक लेवल में, या यूएसएस क्या बोलेंगे, यूएसएसआर। और अमेरिका में आएगा तो ये आपका क्षेत्रीय लेवल पर आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे पहले हमारे, पहले तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनएस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्लानिंग की बात कही थी। इससे पहले अगर भारत में बात करें तो हमारे पहले इंजीनियर डे अभी आने वाला है, मनाते ना, कौन थे? तो विश्वेश्वरैया है ना, डैम भी है ना, विश्वेश्वरैया। ठीक है, क्या नाम है? विश्वेश्वरैया। 1934 के आसपास उन्होंने प्लान दिया था 10 साल वाला।
ठीक है। सबसे पहला अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले इसको प्लानिंग मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले प्लान कौन दिया था? तो विश्वेश्वरैया। डैम भी है कर्नाटका में, ओके। तो याद रखिएगा विश्वेश्वरैया 1934 में प्लान दिया, कितने साल के लिए? 10 साल। क्या बोलते हैं इनको? प्लानिंग मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम से जानते हैं? तो प्लानिंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये भारत में आपको काम आएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्लानिंग की बात कही थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, ओके। ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखो, उसके बाद एक समिति बनी थी प्लान बनाने की, हमारे भारत में प्लान कैसा होना चाहिए। तो समिति का नाम था केसी नियोगी समिति, इसके अध्यक्ष थे। तो केसी नियोगी समिति के गठन क्यों किया गया था? तो भारत में प्लान बनाने के लिए। और लास्ट याद रखना है सर्वोदय समिति। कौन सी समिति? सर्वोदय। सर्वोदय समिति जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में बनी थी। और इसी समिति ने एक आपका कमीशन की सिफारिश की, और इसी कमीशन की सिफारिश पर ही, मतलब इसी समिति की सिफारिश पर कमीशन बना जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है। क्या बना? योजना आयोग। तो सर्वोदय सिफारिश पर क्या बना? तो योजना आयोग की स्थापना। किसकी स्थापना हुई? योजना आयोग, ठीक है, 15 मार्च 1950 को। इसके लिए योजना आयोग क्या करेगा? तो कार्य पंचवर्षीय योजना बनाता। क्या बनाता था? पंचवर्षीय, वंशी नहीं है, वर्षीय, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अनुमति किससे लेगा? तो एनडीसी से अनुमति। स्थापना 1952, ठीक। एक साथ समझा दे रहा हूं। चलो देखो, तो देखिए सबसे पहले सर्वोदय समिति की सिफारिश पर क्या बना? तो हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। योजना आयोग जो है इसने क्या दिया? तो क्या दिया? पंचवर्षीय प्लान दिया। और साथ साथ देखिए राज्यों में पैसों का बंटवारा, योजना बनाना है ना, तो योजना पैसों का बंटवारा कैसे होना चाहिए ये भी अब यही सुनिश्चित करता था। टैक्स वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना, तो पैसे का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पैसे का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, यहीं पर लिखना था वैसे, ठीक है। तो क्या करेगा? तो पहले बार पंचवर्षीय प्लान दिया, पहला काम। अच्छा, दूसरा क्या काम है? तो ये कार्यकारी समिति थी। कैसी थी? कार्यकारी समझते हैं क्या? कार्यकारी संस्थान समझते नहीं होगा तो पूछ लेना, कार्यकारी क्या होता है, ठीक है। और तीसरा आपका काम क्या था? तो पैसे का बंटवारा। क्या करना? पैसे का बंटवारा। फोर्थ, केंद्र के लिए करती थी। किसके लिए करती थी? तो ठीक है, मांग करने पर फिर करती थी। देखो सबसे पहले योजना आयोग ने पंचवर्षीय क्या दिया है? प्लान दिया है। साथ साथ आपने क्या किया? ये कार्यकारी संस्था थी, मतलब एग्जीक्यूटिव, ये नहीं, ये एग्जीक्यूट करती थी, प्लान को करवाती थी, ठीक है, मतलब ना ये काम करवाएगी ना। और साथ साथ पैसे का बंटवारा भी करती थी, कैसे कैसे पैसे के बांटना है, मतलब बहुत सारे पावर थे। और उसके बाद देखो केंद्र सरकार के लिए काम करती, मुख्य रूप से किसके लिए काम करती थी? तो केंद्र सरकार की, ठीक है। योजना आयोग के बारे में समझ लीजिए, हमारे यहाँ योजना आयोग के आधार पर ही काम होता था। ऐसे पहले जितने भी आप पहले देखोगे ना, सब योजना आयोग ने बना के सब काम करवाया। इसी में तो पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं क्या, और क्वेश्चन देखे ही हो, बहुत आते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा नीति आयोग देखो, तो इसकी स्थापना हुई 1/2015। कब हुई है? ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा, ठीक है। ये कैसी है? तो ये पंचवर्षीय प्लान नहीं देती है, 3, 7, 15, ठीक है।
ठीक है ना। इसका पंचवर्षीय नहीं होता ना, ठीक है, 1 साल का भी प्लान रहता है, 1, 3, 7, 15 15 साल के लिए प्लान रहता है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये कार्यकारी समिति नहीं है, सलाहकारी है। कैसी है तो सलाहकारी, याद रखिएगा। नीति आयोग, अच्छा नीति आयोग फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। नीति आयोग मतलब नेशनल, ठीक, आई फॉर इंस्टीट्यूट, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, ठीक है। ये कैसी है तो सलाहकारी, सलाह देगी, सलाह मानो या मत मानो, ठीक, जनरली मानते हैं लोग। पैसों को बंटवारा करेगी क्या? जी नहीं, पैसे का बंटवारा कहाँ से? हाँ, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए करती है। किसके लिए? कंपलसरी करती है। किसके लिए? केंद्र और राज्य। याद रखिएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते थे, नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे करके, ठीक है। और आप याद रखिएगा सेक्रेटरी भी होते हैं इसके, इसमें भी सेक्रेटरी थे, सचिव, और इसमें भी सचिव थे। तो आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा आपके अभी नीति आयोग के सचिव कौन है, उसको याद करके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो नहीं बनेगा यार। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और वर्तमान में अभी पूछ ले तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो कौन है? हाँ, चाचा है आपके, हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। आ रहे हैं 7 तारीख को, बता दूंगा। ऐसे ऐसे बोल रही थी ऐसे ठीक, आ रहे ना, कल ही है ना 7? अच्छा परसों, ओके ओके, ठीक। तो चले जाना देखने, है ना, मोदी जी को चुनाव आ गया ना। तो ये अध्यक्ष जो है नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते, इतना। तो मुद्दा ये है कि इसने पंचवर्षीय प्लान दिया और अब 12 पंचवर्षीय इसने दिए थे। कितने पंचवर्षीय? 12 पंचे 60, ठीक है। और बीच बीच में बहुत सारे घटनाक्रम भी हुए थे। कैसे पंचवर्षीय प्लान एग्जीक्यूट हुआ बताए ना, आज नहीं हो पाया खत्म, ठीक, कल करेंगे इसे, ठीक। पंचवर्षीय, क्योंकि वो पूरा एक क्लास ले लेगा अपना पूरा, देखो। और आप लोग ना मतलब आज़ादी के बाद का इतिहास भी थोड़ा सा रहता है ना, जिसमें 1950 के बाद जो घटनाक्रम होते हैं उसको तो पंचवर्षीय प्लान में लेकर चलेंगे। पंचवर्षीय प्लान जो होता है वो कब से चालू होगा तो पहली पंचवर्षीय से लेकर 12वीं पंचवर्षीय तक। और अभी नीति आयोग कैसे काम कर रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले निरंजन पनगड़िया जी थे, अभी पता नहीं कौन है आपका सचिव, हाँ, सुमन बेल, अच्छा हो सकता है, हाँ, ठीक, सुमन, अच्छा नारायण, वो हाँ अच्छे नेता है वो। तो प्राइम मिनिस्टर आप याद रखिएगा, अध्यक्ष, इतना आपको याद रखना है। कल हम लोग, क्योंकि ये खत्म हो चुका है बट यहाँ से प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, तो योजना आयोग में क्या पढ़ना है हम लोग को? पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, ठीक है। अभी ये तो काम कर रहा है, बन जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है, ओके।